नमस्कार, मैं अमय अग्रवाल, मेरे साथ है कृतेश संघवी। आज बात करेंगे कस्टमर एक्विजिशन के बारे में। अपने बिजनेस में नए कस्टमर कैसे लाएं? बिजनेस की उस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जहां पे बिजनेस स्टैग्नेंट हो जाते हैं और नए कस्टमर आ नहीं पाते हैं, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी बढ़ जाती है और मार्जिन घटना चालू हो जाते हैं। इसके लिए हमारे साथ है मिस्टर साकेत राव सर, ऑक्सफोर्ड कैप्स के मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट। ऑक्सफोर्ड कैप्स एक स्टूडेंट अकोमोडेशन कंपनी है जो 10 शहरों में 10,000 बेड्स के साथ काम कर रही है। और साकेत सर की बात करें तो इन्होंने आईआईएम कलकत्ता से अपनी एमबीए करी, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से वॉटन बिजनेस स्कूल ऑफ बिजनेस से अपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई करी। इनकी एक्सपर्टीज मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ ब्रांड और बिजनेस मैनेजमेंट में भी है। और ये एक बिजनेस और मार्केटिंग के कोच भी है। इन्होंने कई सेक्टर्स में भी काम किया है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस और रिटेल, रियल एस्टेट एंड फिनटेक और स्टार्टअप में भी इनका एक्सपीरियंस रहा है। चलिए आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। नमस्ते अमय, थैंक यू सो मच एक प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। बताइए अमय, अब मैं कैसे आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार कृतेश। आज का इंटरव्यू हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन में पहला ही वर्ड आता है कस्टमर। नॉर्मली जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में यही होता है कि मेरा कस्टमर तो हर कोई है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपने कस्टमर्स का एक टारगेट रखती है कि ये हमारे टारगेट कस्टमर है, ये एज, ये जेंडर है, ये फिक्स रहता है उनका, जिन पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं और उन्हीं पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। मार्केटिंग या जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होती है वो उन्हीं टारगेट कस्टमर को देख के बनाई जाती है। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन में हम सबसे पहले अपने टारगेट कस्टमर कैसे सेट करें, वो क्या मेजर्स है जिनके थ्रू हम अपने टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हैं और उन पर फोकस रहकर अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। थैंक यू कृतेश, ये बड़ा ही वैसे इतने साल काम करने के बाद मुझे लगता है ये काफी आसान सवाल है। लेकिन कई लोग जब मैंने भी शुरुआत की थी मुझे भी समझ नहीं आता था कि कस्टमर कौन है। मुझे भी ऐसा लगता था कि हर किसी मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कोई खरीद सकता है। ठीक है, सो हमेशा ये एक दुविधा रहती है लोगों के बीच की मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि जो हर कोई खरीद ले। बट अगर आप सच बात करें तो ऐसा नहीं होता। आपका कस्टमर आपको ढूंढना पड़ता है। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो हमारे डेली के घरों के से हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक साबुन की बात करते हैं, तो साबुन हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी जो है या यूनिलीवर जो अब उसका नाम हो गया है, उसके अलग अलग ब्रांड्स के साबुन है। लक्स भी उनका ही है, डव भी उनका है, पेयर्स भी उनका है, ऐसे बहुत सारे साबुन उनके हैं। बट अगर आप देखें तो हर कस्टमर जो मतलब अगर उनकी एडवर्टाइजिंग देखें या आप देखें कि कौन सा कस्टमर ये प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो आपको नजर आएगा कि हर साबुन के लिए एक अलग कस्टमर है। शायद ऐसा चांस होगा कि डव कुछ लोगों के लिए काफी महंगा साबुन है, क्योंकि वो है एक्चुअली देखा जाए तो डव का एक जो बार आता है काफी महंगा आता है, और कुछ लोगों के लिए वो बहुत सस्ता है। तो इस तरह से हर एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए एक अलग अलग टाइप का कस्टमर है। ठीक है, इस यहाँ पे प्राइस इज वन इम्पोर्टेंट फैक्टर कस्टमर ढूंढने के लिए। तो वैसा देखा जाए तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले ले मार्केट में, भले वो साबुन हो या शैम्पू हो या कोई भी प्रोडक्ट हो आपका जो आप शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेचते हो, हर कस्टमर हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक कस्टमर होता है। ठीक है, अगर आप ये सोच के चलेंगे कि आपका प्रोडक्ट हर कोई खरीद सकता है, तो ये गलत बात है। क्योंकि जैसे आप देखें कि एप्पल का फोन है बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि वो इसलिए नहीं क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है, बट उसमें ऐसे कुछ फीचर्स है जो हर किसी की उसकी जरूरत नहीं है। उसका जो कैमरा है बहुत ज्यादा अच्छा है, उसका जो प्रोसेसर है काफी अच्छा है, बट बिकॉज उसका प्राइस इतना ज्यादा है, प्रॉब्ली बिकॉज वो इम्पोर्टेड है, इसके लिए उसके जो कस्टमर्स है बहुत लिमिटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी एडवर्टाइजिंग में आप कोई नॉर्मल लोगों को देखें, आप अगर उनकी एडवर्टाइजिंग देखें तो वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कस्टमर के पीछे ही जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे शहर में जाके एप्पल फोन नहीं खरीद सकता, बट उनके एडवर्टाइजिंग में वो प्रोडक्ट हमेशा एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस को ही टारगेट करता है। तो उसी तरह से
पहले तो आपको देखना होगा कि आपके जो 80-20 रूल होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 30% लोग लेके आपको 80% ऑफ रेवेन्यू मिले, वो कैसे, वो कौन से कस्टमर्स हैं? या तो उल्टा आप देखें उसको कि आपका जो एफर्ट है, एक्चुअली वैसे ही है, 80-20 ही पकड़ते हैं। आपने सबसे लीस्ट एफर्ट में सबसे ज्यादा सेल जिससे हो सकता है वही आपका सही कस्टमर है। फॉर एग्जाम्पल कोई समोसे की दुकान हो गई, अगर समोसे की दुकान कोई कॉलेज के बाहर होगी तो बहुत आसान होगा उस समोसे की दुकान को सेल करना, ना कि एक फिटनेस सेंटर के बाहर। समझ रहे हैं आप? एक फिटनेस सेंटर के बाहर अगर आपने समोसे की दुकान खोली, चांसेस है कि वहां पे जो आने वाला कस्टमर है वो आपके पास नहीं आएगा। लेकिन आप कोई कॉलेज के बाहर खोलिए, या आप 4 बजे के करीब वो समोसे की दुकान कोई ऑफिस के बाहर शुरू करिए, समोसे की जो तलने की सुगंध है उसी से बहुत सारे कॉर्पोरेट वाले जो लोग हैं आपके दुकान में आ जाएंगे। तो अगर आपके आसपास में हमेशा एक एग्जाम्पल होगा कि आप कोई छोटी सी दुकान से या बड़ी कंपनी जैसे यूनिलीवर है, उन दोनों से आप कुछ सीख सकते हैं कि वो अपने कस्टमर के पीछे कैसे जा रहे हैं। तो वही तकनीकों को आप यूज करके अपने कस्टमर को ढूंढ सकते हैं। अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो उस समय पे हमारे जैसे जो मार्केटिंग कंसल्टेंट्स है आपसे बात करके आपको सही राह दिखा सकते थैंक यू सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अपना टारगेट मार्केट कैसे ढूंढे, लेकिन मैं थोड़ा इसको कुछ स्ट्रेटेजीज जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज है कुछ बिजनेस ऑपरेशंस में हम चेंज ला सकते हैं जिससे कस्टमर एक्वायर करना आसान हो जाए, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम हो जाए। सी आपने फिलिप कोटलर नाम के एक बड़े ही प्रसिद्ध मार्केटिंग प्रोफेसर हैं, मार्केटिंग माइंड है, वो जो कहते हैं कि देयर आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड वन मोर पी, आई एम फॉरगेटिंग विच पी दैट इज। बट जो है कि आप कोई भी आप प्रोडक्ट ले लें, वो 4 P's के थ्रू आप कस्टमर को, अपने सही कस्टमर को अक्वायर कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी बड़ी ही सिंपल है। अगर आप कोई जैसे मैंने कहा आप कोई समोसे की दुकान है, तो आपका किस जगह पे वो दुकान है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो हो गया प्लेस, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर फॉर एग्जांपल आप हल्दीराम जैसे एक चेन है, तो उसका समोसे का जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाई फाई होगा, और वो एक्चुअली देखा जाए तो मॉल में होगा। तो दोनों दोनों समोसा खाने वाले वही लोग हैं, बट कुछ जैसे हल्दीराम के केस में जो लोकेशन है वो एक मॉल है, और समोसे वाला जो नॉर्मल है जो ठेले वाला है उसमें कोई एक गली है। ठीक है, दोनों की भी स्ट्रैटेजी सही है, बट दोनों अपने कस्टमर के पास है, तो प्लेस उसकी सही हो गई। दूसरी बात आती है प्राइस की। सो फॉर एग्जाम्पल अगर जो ठेले वाला है वो समोसा 10 रुपए की जगह पे 50 रुपए में बेचने लगे, तो उसका प्राइसिंग गलत हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वो 10 रुपए में बेचे तो उसके जो जो सेल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो प्राइसिंग एक दूसरा करेक्ट चीज है जो आपको सही कस्टमर के पास लेके जाएगा, आपको ज्यादा कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। दूसरा है प्रमोशन, जो आप मार्केटिंग वगैरह करते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो अगर आप एक कोई डिजिटल ब्रांड है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप अमेजोन के अंदर ही एक एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसी पे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। अगर आपको एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट है, तो आज के तारीख में फेसबुक, इंस्टाग्राम जो चीज है वो काफी सस्ती है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पॉसिबिलिटी। तो अभी जो एक रिसेंट हियरिंग भी हुई थी यूएस में, तभी भी मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि फेसबुक आज के तारीख में 1/10 कॉस्ट पे मिलता है इन कंपैरिजन टू गूगल। तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है काफी सस्ते मीडियम्स है कस्टमर को अक्वायर करने। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज रन करते हैं, तो आपके लिए लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आप अपने कस्टमर के पास जा रहे हैं थ्रू द राइट प्रमोशन मीडियम्स। ओके, सो इसी तरह से आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करके, अगर आप सही जगह पे हैं, सही प्राइस में और सही प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर को बहुत ही आसानी से काफी सस्ते प्राइस में अक्वायर कर सकते हैं। तो ये मैं सुझाव देना चाहिए।
थैंक यू सर। तो हमने जान लिया कि हम अपने टारगेट कस्टमर कैसे सेट करें और कैसे अपने स्ट्रेटेजीज बनाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकें। लेकिन कई बार टारगेट कस्टमर और स्ट्रेटेजीज होने के बावजूद हम कहीं जाकर अटक जाते हैं कि अब आगे क्या करें। टारगेट कस्टमर पता कर लिए, स्ट्रेटेजीज बना ली, उनको यूज़ कर लिया, थोड़े से कस्टमर्स एक्वायर भी कर लिए, लेकिन अब क्या करें, अब और कस्टमर्स कैसे लाएं। तो सर ऐसी सिचुएशन में एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? देखिए ये इस सवाल का जवाब थोड़ा सा पेचीदा है, बिकॉज हर बिजनेस के लाइफ साइकिल में ये मोड आता है जहाँ पे वो कस्टमर्स का एक प्लेटो मतलब एक लिमिट रीच कर जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि क्या, एक तो पहली बात तो ये कि क्या मेरा प्रोडक्ट इन्हीं कस्टमर्स तक लिमिटेड है। ठीक है, पहले तो आपको वो असेसमेंट लेना पड़ेगा कि क्या मेरा प्रोडक्ट इन्हीं कस्टमर्स तक लिमिटेड है। सबसे पहली बात आप करेंगे कि अपने आप में झांक के देखेंगे कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं, क्या प्रोडक्ट और लोग चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है, तो पहला चीज आप वो करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज आप जब इस मोड पे पहुंचेंगे आप देखेंगे कि चलिए प्रोडक्ट तो बहुत सही है और लोग खरीद सकते हैं इस प्रोडक्ट, तो क्या मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप एक छोटे इन्फ्लुएंसर को या छोटे सेलिब्रिटी को हायर करके अपना प्रोडक्ट का जो मैसेज है वो बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं या नहीं। तो आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई भी आप अगेन यूनिलीवर की कोई भी ब्रांड ले लीजिए, उनमें कोई ना कोई सेलिब्रिटी जरूर होता है। ठीक है, सेलिब्रिटी के होने से क्या होता है, आपका जो जो प्रोडक्ट है उसको रिकॉग्नाइज करने का जो तरीका है कस्टमर की आंखों में वो चेंज हो जाता है। तो कस्टमर आके बोलता है कि भैया मुझे एक वो धोनी जो इस्तेमाल कर रहा है ना उस एड में वो वाला जरा साबुन दे दे। भले धोनी डज नॉट एडवर्टाइज फॉर यूनिलीवर, बट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, जब एक नया कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ढूंढ रहा होता है बिकॉज ऑफ अ सेलिब्रिटी, वो कस्टमर को उस चीज को ढूंढना काफी आसान हो जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा जाके धोनी को अप्रोच करिए। छोटे छोटे काफी इन्फ्लुएंसर्स अवेलेबल है जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, लिंक्डइन पे अवेलेबल है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, जिनकी आप हेल्प लेके अपना जो प्रोडक्ट का मैसेज है वो और कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रमोशन की बात हो गई। पहली बात की मैंने कि आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं। तीसरी चीज है कि आपका मार्केट जो है, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ इंडिया में बेचते हैं, क्या आप ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है आप एक्सपोर्ट कर सकें। ओके, आपने एक एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लिया और आपने आपका जो मार्केट है इंडिया से बढ़ाकर और देशों में ले गए आप। शायद इंडियंस जहाँ कई और देशों में है वहां पे ले गए अपने प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे इंडियंस यूएई में है, यूएस में है, यूरोप में है, और भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में है। क्या आप ये प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज में लेके जा सकते हैं, तो आप अपने आप का मार्केट बढ़ा रहे हैं, मतलब जो जोग्राफिकल मार्केट बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे तरीके से आप ऑटोमेटिकली और अपना जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपका बिजनेस एक ही देश में एक ही शहर में लिमिट हो सके। अलग अलग बिजनेस हैं जो अलग अलग तरीके से दूसरे मार्केट्स में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर, आपने बताया जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में बताया और एक्सपीरियंस मार्केटिंग के बारे में बताया, लेकिन एक टेक्नोलॉजी भी बड़ा फैक्टर आता है। जैसे अभी ये कोरोना के क्राइसिस में बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन हुआ है। जो 2030 में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होना था वो अभी 2025 तक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी एडॉप्शन ये बहुत तेजी से बढ़ते जाएगा। तो बिजनेस को कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करना चाहिए, उनके लिए क्या टूल्स है जो बिजनेस में काम आ सकते हैं, कस्टमर को एक्वायर करने में काम आ सकते हैं। एक टूल का नाम लेना चाहूंगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप इस पे थोड़ा सा बताएंगे, इसको थोड़ा, ये टेक्नोलॉजिकल टूल कैसा हेल्प कर सकता है बिजनेस को? श्योर। सो देखिए, टेक्नोलॉजी और बिजनेस आज की तारीख में सेपरेट नहीं है। बिजनेस और टेक्नोलॉजी एकदम जुड़ गए हैं। छोटी सी चीज बताऊंगा, आपका समझिए कोई डिजिटल बिजनेस है,
ठीक है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, तो फ्रॉम द वर्ड गो आप सारा काम डिजिटली कर रहे हैं। मतलब आपने टेक्नोलॉजी पहले दिन से ये उसमें घुसा दी है। आपने फोटो अपने फोन से खींची, आपने फोटो को अपने ऐप से कोई थोड़ी सी एडिटिंग की, फिर वही ऐप से आपने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर दिया। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस का अभी एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन की बात करें तो जैसे आपने सीआरएम की बात की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात की, तो उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। कुछ फ्री है, कुछ जैसे आपको बताता हूँ, पुराने जमाने में जो किराना वाला होता था उसका एक मेंटल सीआरएम होता था। आपको देख के बता देता था कि भैया आपके घर पे ना आटा जो है वो 15 तारीख के, पिछले तारीख के 15 तारीख को, पिछले महीने के 15 तारीख को गया था, शायद वो खत्म होने आ रहा होगा। तो वो उसका एक मेंटल सीआरएम था। तो आज के तारीख में जब आप लोग जैसे आप डिजिटल हो रहे हैं और आप देश के कोने कोने में आपका प्रोडक्ट बेच सक रहे हैं, वेदर वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो या कुछ हो, तो आपको ये जो मेंटल सीआरएम है उसको एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे लेके आना होगा। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो आप फ्री टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल चीजें हैं, जैसे कि आप एकदम ही पैसे नहीं है तो आप गूगल शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने कस्टमर का रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े से और बेसिक अमाउंट ऑफ मनी आपको स्पेंड करने के लिए ऑप्शन है, तो कुछ फ्री टूल्स है, सॉरी कुछ पेड टूल्स हैं सीआरएम के जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको जो कस्टमर है, कस्टमर के बारे में नॉलेज बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलेगा कि मेरा जो कस्टमर है, बहुत सारे लोग आसाम से मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा? जब तक आपके पास वो डेटा का जो रिकॉर्ड है वो ना हो, तब तक ये इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे? तो जैसे ही आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आया कि आपने, मेरे कस्टमर बहुत सारे आसाम से हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें करने लगेंगे। आप ये करने लगेंगे कि आपने प्रमोशन में आसाम के इन्फ्लुएंसर्स को लेके वहां पे प्रमोशन चलाया, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपका और प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हो गए। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? वो एक सीआरएम के टूल के थ्रू मिली कि मेरे कस्टमर यहाँ पे है। फिर आपने कुछ कस्टमर से बात की, आपने पता किया कि वहां पे लोग क्यों खरीद रहे हैं। तो आपको पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है आसाम में बड़े आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो आपने सोचा कि क्या मैं वहां पे एक दुकान खोल सकता हूँ जहाँ से मेरा प्रोडक्ट कस्टमर्स तक जल्दी पहुंच सके और सस्ते दामों में पहुंच सके। तो ये इन्फॉर्मेशन लेके आप जो बिजनेस है उसको अलग अलग तरीकों से एक्सपांड कर सकते। तो सीआरएम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो एक स्टेट का एग्जांपल लिया। आप ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरा स्टेट नहीं, बट एक पर्टिकुलर शहर हो, और वैसे 10 शहर हो अक्रॉस इंडिया जहाँ पे आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है। तो फिर से हम वो 80-20 रूल पे आएंगे कि मुझे पता है कि इन 20 शहरों में मेरा बिजनेस सही काम कर रहा है, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस दूंगा। कोशिश करूंगा कि इस इन 20 शहरों में मैं अपना प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते दाम में कस्टमर तक पहुंचा सकूं विद द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी। तो सीआरएम टूल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे सीआरएम टूल्स अवेलेबल हैं। बेसिक चीज़ मैं जैसे पहले मैंने बताई कि आपका जो मेंटल सीआरएम जो पहले के ज़माने में एक किराना वाला रखता था, उसी को आपको एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म पे लाना है। तो आप सीआरएम टूल्स को देख के डरिए मत। आप समझिए कि वही किराना वाला एक आपके सामने एक चार्ट रख रहा है, जहाँ पे सारा डेटा पड़ा हुआ है, और वो उसको आप बहुत आसानी से अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। आज का इंटरव्यू हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आज हमने जो भी सीखा उसको एक बार समराइज करते हैं। आज सबसे पहली बात आपने हमें सिखाई कि टारगेट कस्टमर कैसे सेट करें ताकि हम उन पर फोकस रहकर स्ट्रेटेजीज बना सकें। दूसरे क्वेश्चन में आपने हमें सिखाया कि स्ट्रेटेजीज कैसे बनाएं और कैसे कस्टमर्स को एक्वायर करें। तीसरा और सबसे फेवरेट क्वेश्चन मेरा, जिसमें आपने बताया कि अगर हम कस्टमर प्लेट्यू पर पहुंच जाएं, जहां पर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हैं लेकिन उसके आगे कैसे एक्वायर करें वो हम नहीं सोच पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, जिसका आपने बहुत ही उपयोगी जवाब हमें दिया कि हम एक्सपोर्ट करना चालू कर दें, यानी कि हमारा एरिया बड़ा कर लें, या छोटे इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेना चालू कर सकते हैं जिनसे एक पर्टिकुलर रीजन में हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं।
सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें आपका अमूल्य समय और एक्सपीरियंस हमें दिया, जो मैं उम्मीद करता हूँ हमें और काफ़ी नए एंटरप्रेन्योर्स को मदद करेगा आगे बढ़ने में। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साकेत सर मार्केटिंग एंड बिजनेस कोच भी हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या अपने बिजनेस के लिए और मार्केटिंग के लिए सर से कंसल्ट करना चाहें तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं उनकी जीमेल अकाउंट पर और लिंक्डइन पर। आप उनके लिंक्डइन अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं कि वो किस तरह से कितनी क्रिएटिवली मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि मैंने सर की कई पोस्ट देखी है लिंक्डइन पर जो काफ़ी क्रिएटिव है और काफ़ी अच्छे से जिनसे मार्केटिंग की जा सकती है। सो थैंक यू वंस अगेन सर। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और कई थियोरेटिकल पोस्ट जो स्किल रिलेटेड होती हैं हम डालते हैं, तो आप वहाँ पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और आपको कोई भी फीडबैक हो, कोई नेक्स्ट टॉपिक आप बताना चाहें, आपके कोई क्वेश्चन हो, तो वो हमें फीडबैक फॉर्म में आप बता सकते हैं, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू।